धाकड़ खबर, बेखौफसमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रेज खान। एसए बोबड़े सीजीआई के पद से रिटायर हो चुके हैं। एनवी रमन्ना को नया सीजीआई बनाया जा चुका है। इसी के साथ बहुत सारे सवाल पैदा हो गए हैं कि क्या जिस तरीके से पूर्व सीजीआई रंजन गोगोई को भारतीय जनता पार्टी ने राज्यसभा का सांसद बना दिया था, ठीक उसी तरीके से क्या अभी रिटायर्ड हुए सीजीआई एसए बोबड़े को भी वो राज्यसभा का सांसद बनाएगी, या कहीं और पे ले जाके फिट करेगी, या वो इस सरकार द्वारा दिए गए किसी ऑफर को स्वीकार करेंगे या नहीं करेंगे। बहुत सारे सवाल हैं। इसके अलावा और भी कई सारी चीज़ें हैं जिस पर रोशनी डालने की कोशिश करेंगे। 5 पॉइंट मैंने तैयार किए हैं जिसके जरिए आपके सामने जस्टिस एनवी रमन्ना जो नए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने हैं, और इसके अलावा जस्टिस एसए बोबड़े जो फिलहाल रिटायर्ड हुए हैं, उनसे जुड़े हुए कुछ चीज़ों पर रोशनी डालने की कोशिश करेंगे। फिलहाल चलते हैं पहले पहलू की तरफ। पहले पहलू में जिक्र कर लेते हैं नए सीजीआई के, यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो 48वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के तौर पर जस्टिस एनवी रमन्ना ने आज अपना कार्यभार संभाल लिया है। उनका कार्यकाल अगस्त 2020 तक रहेगा। जस्टिस एनवी रमन्ना इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के सीनियर टॉप मोस्ट जजों में शुमार हैं और उनको नया सीजीआई बनाया गया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने उनको आज शपथ दिलवा दी है, और जैसा कि मैंने बताया कि उनका कार्यकाल अगस्त 2020 तक का रहेगा। देखना दिलचस्प होगा उनके दौरान किस तरीके के फैसले नज़ीर बनते हैं और किस तरीके के जजमेंट के लिए वो जाने पहचाने जाते हैं। लेकिन लगभग आंकड़ों के हिसाब से अगर जोड़ें अगस्त के हिसाब से, तो उनका 16 महीने का ये कार्यकाल होने जा रहा है, जिसकी आज से शुरुआत हुई है 24 अप्रैल से। चलते हैं दूसरे पहलू की तरफ। यहाँ बात कर लेते हैं कि कल रिटायर्ड हो गए देश के 47वें सीजीआई यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पद पर अभी तक काम कर रहे शरद अरविंद बोबड़े जो हैं, कुछ लोग उनको सुनील अरविंद बोबड़े भी लिखते हैं, ये अलग मसला होता है, ने 9 नवंबर को आपको पता है बाबरी मस्जिद का फैसला आया था, और उसी दिन उस वक़्त के सीजीआई जो है रंजन गोगोई रिटायर्ड हो गए थे। अपने रिटायरमेंट के आखिरी दिन उन्होंने वो फैसला सुनाया था। तो 10 नवंबर 2019 को 47वें सीजीआई के तौर पर शरद अरविंद बोबड़े ने जो है अपना कार्यभार शुरू कर दिया था, कार्यकाल संभाल लिया था। उनका कार्यकाल ये 23 अप्रैल तक रहा है। करीब 17 साल तक वो जज के ओहदे पर बने रहे हैं। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, तमाम जगह बताया जा रहा है। अपने रिटायरमेंट के दिन उन्होंने कहा कि मैं अपने कार्यकाल से काफ़ी संतुष्ट हूं, और इस बात से भी संतुष्ट हूं कि अगले जो सीजीआई बने हैं जस्टिस एनवी रमन्ना, वो जो है काफ़ी अच्छे जज हैं, और वो जो है उनकी विरासत को आगे बढ़ाएंगे, संभालेंगे। इस तरीके की तमाम चीज़ें उन्होंने कही हैं। अब चलते हैं खबर के तीसरे हिस्से की तरफ। यहाँ बात कर लेते हैं कि रिटायरमेंट के दिन आखिर बाबरी मस्जिद का मामला क्यों उठ गया। तो आपके सामने जनसत्ता का मैं रख रहा हूँ खबर जो छपी है जनसत्ता पे। उसके मुताबिक सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के जो अध्यक्ष हैं एडवोकेट विकास सिंह, उन्होंने रिटायरमेंट के दिन अपना संबोधन देते ही हैं, तमाम लोगों को बुलाया जाता है, फेयरवेल पार्टी का आयोजन किया जाता है बाकायदा पूरी तरीके से। तो बाबरी मस्जिद का जिक्र आ गया। बाबरी मस्जिद का जिक्र किस तरीके से आ गया वो थोड़ा सा जान लीजिए। एडवोकेट विकास सिंह ने कहा कि जिस वक्त बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि मामले की सुनवाई हो रही थी, उस वक्त जस्टिस एसए बोबड़े चाहते थे कि इस मामले में शाहरुख खान की अहम भूमिका हो, शाहरुख खान के जरिए मध्यस्थता कराई जाए। इसके लिए विकास सिंह ने शाहरुख खान से संपर्क किया। बताया जा रहा है कि विकास सिंह और शाहरुख खान के बीच करीबी संबंध हैं। शाहरुख खान तैयार हो गए। शाहरुख खान ने एक फार्मूला बताया कि मंदिर की नींव मुसलमान रखेंगे और मस्जिद की नींव हिंदू रखेंगे। इस पूरे फार्मूले पर एक बातचीत आगे बढ़ाने की कोशिश की गई, लेकिन किन्हीं कारणों से वो सिलसिला आगे नहीं बढ़ पाया, और वो चीज़ें जो हैं कोर्ट से ही जाके बाद में डिसाइड हुई। आपको पता ही है जैसे कि मध्यस्थता फेल हो गई थी, लेकिन उस वक्त ये खबर नहीं आई थी कि मध्यस्थता में जो है शाहरुख खान भी शामिल होने जा रहे हैं। कोर्ट ने जो पार्टी थी उन्हीं को उसमें शामिल रखा था। लेकिन यहाँ बड़ा सवाल ये है कि बाबरी मस्जिद का जिक्र होना, राम जन्मभूमि का जिक्र होना, और वो भी रिटायरमेंट के दिन जिक्र होना, क्योंकि हम जानते हैं कि बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि मामले की बेंच ने जो फैसला सुनाया था उसमें जस्टिस एसए बोबड़े भी थे रंजन गोगोई वाली बेंच में, तो उनको तो राज्यसभा भेज दिया। अब इनके रिटायरमेंट के दिन फिर बाबरी मस्जिद का जिक्र किया जा रहा है, या बाबरी मस्जिद का जिक्र हो गया है, तो क्या इसके कुछ माने निकल सकते हैं, ये आप लोग सोचिएगा। अगले पहलू की तरफ चलते हैं। यहाँ बात कर लेते हैं कि आखिर किस तरीके से याद किया जाएगा जस्टिस एसए बोबड़े को मामलों को लेकर। देखिए, अगर आप उनका कार्यकाल याद करेंगे तो एक चीज़ सबसे महत्वपूर्ण उनके पूरे कार्यकाल के दौरान आपको नजर आएगी कि सरकार विरोधी कोई बड़ा फैसला
उन्होंने नहीं दिया है। वो ऐसे मामलों की सुनवाई करने से बचते रहे। ये मीडिया के अंदर एक चर्चा है, लोगों के अंदर एक चर्चा है, वकीलों के अंदर एक तरीके से चर्चा है। जैसे आप 2 दिन पहले का मामला देखिए, अचानक उन्होंने कहा कि कोरोना जो है नेशनल इमरजेंसी और इसको लेकर नोटिस जारी कर दिया। सरकार से कहा कि अगले दिन जवाब दो। सरकार जवाब लेकर पहुंच गई, उसने अपना एफिडेविट दाखिल कर दिया, लेकिन उन्होंने सुनवाई करने के बजाय मामले को टाल दिया। कहाँ तक? मंगलवार तक। वो चाहते उस पर सुनवाई कर सकते थे, ठीक था, उनके रिटायरमेंट का आखिरी दिन था, उस दिन वो पूरे मामले को उन्होंने टाल दिया। ये एक वजह हो सकती है, लेकिन वो जाते जाते भी इस पूरे मामले पे कोई सुनवाई कर सकते थे। तो यही स्टाइल उनका हमेशा रहा है। जैसे लास्ट ईयर की आप जो है चीज़ों को देखिए, उन्होंने उस पिटीशन पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया जो प्रवासी मजदूरों को लेकर दाखिल की गई थी कि साहब देखिए उनकी क्या दुर्दशा है, कैसे वो मर रहे हैं, सरकार कोई इंतज़ाम नहीं कर रही है। तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया था कि सरकार जो है वो कर रही है, हम इस पर कोई हस्तक्षेप फिलहाल नहीं करना चाहते। इनके आज के यानी कि कल जो हुआ वो और पिछले 1 साल के, इन दोनों चीज़ों को लेके लगता है कि इनके मुकाबले हाईकोर्ट ज़्यादा अच्छा काम कर रहे हैं। जैसे आप गुजरात हाईकोर्ट को देखिए, उसने गुजरात मॉडल की पोल खोल के रख दी है। आप इलाहाबाद हाईकोर्ट को देखिए, वो काफ़ी अच्छे जजमेंट दे रहा है। इसी तरीके से आप तमाम जगह के हाईकोर्ट को देखेंगे, 6 राज्यों के हाईकोर्ट काफ़ी महत्वपूर्ण काम कर रहे हैं। तो क्या ऐसे में इन्होंने जो परसों कहा कि नेशनल इमरजेंसी और जवाब तलब कर लिया, क्या ये हाईकोर्ट को सुनवाई से रोकने की कोशिश थी, या जाते जाते इन्होंने अपने आप को दिखाया कि मैं भी इस मामले में कुछ करना चाहता हूं, और वो जैसा कि उनकी आदत में बताया जा रहा है वो शुरुआत करते हैं और फिर बाद में ठंडे बस्ते में उसको डाल देते हैं। वैसा ही कुछ होता हुआ दिखाई दे रहा है। जैसे आप एक नज़र डालिए कृषि कानूनों पर। कृषि कानून जब बने तो सितंबर में ही उसको सुप्रीम कोर्ट के अंदर चुनौती दे दी गई, लेकिन इन्होंने उस मामले पर कभी सुनवाई नहीं की। वो मामला ठंडे बस्ते में पड़ा रहा और उस पर सुनवाई जाके जनवरी में शुरू हुई। और जनवरी में भी इन्होंने क्या काम करा, जो कि जज वाला काम होता है वो तो किया नहीं है। इन्होंने ठाके 4 लोगों की कमेटी बना दी कि हम कमेटी बना रहे हैं, 2 महीने के लिए कानून पर रोक लगा रहे हैं, और वो कमेटी जो है जाएगी किसानों से बात करेगी। उस फैसले की भी इनकी काफ़ी आलोचना हुई थी कि आप जो हैं कोई प्रशासन में थोड़ी बैठे हैं, विधायिका में थोड़ी बैठे हैं, आप जुडिशरी में बैठे हैं। अब सुनिए, अब इन कानूनों को परखिए, क्या ये लोग जो संविधान की कसौटी पे खरे उतरते हैं या नहीं उतरते हैं। तो ये तमाम इस तरीके के जो हैं वो फैसले हैं जिसके लिए इनको याद किया जाएगा कि इन्होंने जो है कई मामलों को इस तरीके से ठंडे बस्ते में डाले रखा। जैसे आप देखेंगे जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाने का मामला, वो ठंडे बस्ते में पड़ा रहा, उसमें आज तक कोई ज़्यादा अपडेट नहीं है। जैसे आप चुनावी बॉन्ड वाला मामला देखिए, अब जाके इन्होंने ज़रा मरासी उसमें सुनवाई की है और उस पर भी चुनावी बॉन्ड पर रोक लगाने से इन्होंने साफ इनकार कर दिया है। तो कुल मिला के इनका जो कार्यकाल है वो इस तरीके का बताया जा रहा है कि इन्होंने कोई भी सरकार विरोधी, सरकार के खिलाफ अहम फैसला देने से या सुनवाई करने से उस पर गुरेज किया है। आगे चलते हैं अगले पहलू की तरफ। आखिर में बात कर लेते हैं कि विवाद क्या क्या जुड़े रहे हैं इनसे। तो विवाद भी इनसे खासे जुड़े रहे हैं। जैसे आपको याद होगा, इनका सबसे बड़ा विवाद है कि नागपुर में एक बाइक पर बैठे हुए दिखाई दिए। जब वो तस्वीर सामने आई तो देश के जाने माने एडवोकेट प्रशांत भूषण ने कहा कि तो बीजेपी नेता के बेटे की बाइक है, इस पर क्यों बैठे हैं और नागपुर में क्यों घूम रहे हैं। तमाम ऐसी टिप्पणियां की गई तो उनके खिलाफ अवमानना का केस शुरू कर दिया। देखा होगा ना, हमने खूब लंबा वो चर्चा का विषय बना रहा। तो उसके तौर पर इनको हमेशा जाना जाएगा कि ये बाइक पर बैठे थे, और इन पर जब कमेंट किया गया तो इन्होंने अवमानना का केस प्रशांत भूषण पे चलवा दिया, और उसमें बाद में 1 रुपये की पेनल्टी उन पे लगी गई और कहा कि 1 रुपया जमा नहीं करेंगे तो उनको जेल में भी जाना पड़ेगा, उनका लाइसेंस भी रद्द किया जा सकता है। तो ये एक अहम बात रहेगी। इसी तरीके से उनके मध्य प्रदेश में भ्रमण पे गए थे, जब वो उन पे भी सवाल उठाए थे प्रशांत भूषण ने कि वो कैसे सरकारी खर्चे पे घूम रहे हैं, सरकार उनको क्यों ये व्यवस्था बना के दे रही है। तो उस दौरान भी खबर उड़ी थी कि फिर से हो सकता है प्रशांत भूषण के खिलाफ अवमानना का केस शुरू कर दिया जाए। इसी तरीके से बहुत सारी चीज़ें हैं, उसके लिए टाइम चाहिए, सर्च करके निकाल के आपके सामने रखनी पड़ेगी। लेकिन अपडेट आज ही के दिन बनता था तो मुझे लगा कम से कम आपकी याददाश्त में कुछ चीज़ें डाल देनी चाहिए। अच्छी बुरी जो भी लगी कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं। खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाज़त।